नमस्कार साथियों, श्रीकांत इतिहास की नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हम लोगों का लेक्चर है खिलजी वंश, क्योंकि आपने देखा था पिछले इतिहास के लेक्चर में हमने बलबन तक कवर कर लिया था और बलबन के विषय में काफ़ी बातें हो गई थी। यानी कि बलबन के जितने सिद्धांत थे लगभग हमने कवर कर लिया था। जो कुछ मान लीजिए छूट गया होगा तो जब मैं प्रश्न पढ़ाऊँगा या दोबारा पढ़ाऊँगा तो वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे, क्योंकि बलबन के बाद तो खिलजी वंश। ठीक है, अब खिलजी वंश का कुछ मान लीजिए कि खिलजी वंश का मैं इतिहास लिख दे रहा हूँ कि कब से कब तक है। 1290 से 1320 कुल मिला के अगर आप देखें तो टोटल खिलजी वंश ने कितने वर्ष शासन किया? दिल्ली सल्तनत में 30 वर्ष शासन किया। ठीक है, तो ये रहा खिलजी वंश 1290 से 30। क्योंकि आपको पता ही है कि बलबन के बाद फिर कैकुबाद की क्यूमर्स शासन बनता है, जिसको जलालुद्दीन खिलजी रहता है। जलालुद्दीन खिलजी रहता है, जिसने हत्या करके जो है खिलजी वंश की नींव डाली। इसी को कैकुबाद जो बलबन के बाद शासन संभालता है, गद्दी बैठता है, कैकुबाद ने इसको शाइस्ता खान की उपाधि दी थी। किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। और इसी को गाजी भी बोला जाता है। नहीं, गाजी नहीं बोला जाता है, सॉरी। शाइस्ता खान ने उपाधि दी थी कैकुबाद, शाइस्ता खान की उपाधि दी थी कैकुबाद ने। ठीक है, तो ये हो गया जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी एक वृद्ध शासक था, जैसे कि 65-70 साल का बूढ़ा व्यक्ति था। बहुत कुछ इसके समय में नहीं होता है, क्योंकि जो कुछ भी करता है इसके भी समय में करता है वो अलाउद्दीन करता है। ठीक है, इसके विषय में एक दो चीजें हुई थी छोटी बहुत। मान लीजिए कि एक सूफी संत है सीदी मौला, ये बहुत बड़े सूफी संत थे, जो है संत थे कुल मिला के, जिसको कि इसी के टाइम पे हाथी से कुचलवा के मरवा दिया जाता है। हाथी से कुचलवा के मरवा दिया जाता है। बाकी सल्तनत में क्या होता रहता है? विद्रोह होता रहता है, जगह जगह विद्रोह होता रहता है, क्योंकि हमने बताया है कि जब जब सत्ता कमजोर होगी तब तक विद्रोही उठ खड़े हो जाएंगे। और खास करके ऐसी समय पे जब सल्तनत काल या इस्लाम में उत्तराधिकारी की कोई परंपरागत तरीके से व्यवस्था नहीं है। यानी कि जिसके जो शासक सबसे शक्तिशाली होगा वो गद्दी संभाल सकता है। जैसे अभी आपने देखा क्या कि जलालुद्दीन खिलजी ने गद्दी संभाल ली, और गुलाम वंश जो था, गुलाम वंश कब से कब तक रहता है? 1206 से 1290 वर्ष तक गुलाम वंश रहता है। और सभी ये तुर्क रहते हैं। ठीक है, ये तुर्क रहते हैं। इसको खिलजी वंश को जो तुर्क अमीर रहते हैं वो ये कहते हैं कि ये तुर्क नहीं है। ठीक है, गैर तुर्क लोग हैं, लेकिन बेसिकली रहते ये लोग भी तुर्क ही हैं। लेकिन जो तुर्क अमीर लोग रहते हैं वो मानने को तैयार नहीं होते हैं, और इनको ये कहा जाता है कि ये लोग जो जनजाति हैं वो बहुत निचली जनजाति हैं, नीची जनजाति हैं। ठीक है, तो इस तरह से कह के इन पे आरोप लगाया जाता है। बेसिकली खिलजी शब्द कहाँ से आया मैं आपको बता दूं। खिलजी शब्द अफगानिस्तान में एक नदी है हेलमंद नदी है। ठीक है ना, हेलमंद नदी के आसपास रहने वाले क्षेत्र या वहां पे जो लोग रहते हैं उस क्षेत्र को खिलजी कहा जाता है। तो वहीं पे खिलजी जनजाति पाई जाती है। तो इस नदी के आसपास का क्षेत्र जो है वो खिलजी बोला जाता था, और वहीं पे ये जनजाति पाई जाती थी। इसी वजह से पहले तो सब जनजातियां ही ये प्रकार से होती थी। ठीक है, तो ये खिलजी वंश की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि ये लोग वहीं के थे। ठीक है, और दूसरी बात, ये लोग गुलाम नहीं थे, तो गुलाम वंश खत्म हो चुका है। ये लोग स्वतंत्र शासक थे और अपनी मेहनत के बल पे बैठे थे, किसी के वरदान पे नहीं बैठे थे, क्योंकि तुर्क अमीरों ने भी इनका विरोध किया था, सब कुछ किया था। तो ये हो गया खिलजी वंश। इनसे संबंधित कुछ विशेष भी नहीं है जलालुद्दीन खिलजी से। जलालुद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक रहता है मैं लिख दे रहा हूं। जलालुद्दीन खिलजी का शासन
1290 से 1296 के बीच में रहता है। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के भाई का लड़का रहता है अलाउद्दीन खिलजी, यानी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी 92 के से लेके 96 तक, जब तक शासन नहीं बन जाता, शासक बन जाता है, तब तक ये अपनी ही मर्जी चलाता है। जैसे ये 1292 में मालवा पे आक्रमण करता है, ठीक है। मालवा से बहुत धन संपदा लेके आता है, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, 1296 में जो है कहाँ पे आक्रमण करता है? ये आक्रमण करता है देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ, ठीक है। देवगिरी के शासक रहते हैं रामचंद्र देव, रामचंद्र देव, ठीक है। बेसिकली ये जो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जब शासक नहीं रहता है, बदायूं का सूबेदार या कई जगह का सूबेदार रहता है, तो ये देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ आक्रमण करता है और उनको हरा देता है। और रामचंद्र देव से प्रतिवर्ष कहता है कि प्रतिवर्ष एक निश्चित आय जो है वो दिल्ली दरबार को भेजेगा, यानी प्रतिवर्ष कर देगा या टैक्स देगा, किसको? खिलजी वंश के, यानी दिल्ली दरबार को, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी को, ठीक है। इसी के समय में जब ये आक्रमण करता है तो 1296 की ही बात है, जलालुद्दीन खिलजी से मिलने के लिए निकलता है। जब उसको पता चलता है कि इसने रामचंद्र देव के यहाँ आक्रमण कर दिया और बहुत सोना चांदी पाया है, और अलाउद्दीन भी ये सूचना भिजवाता है जलालुद्दीन को कि वो मुझसे, इलाहाबाद के पास में एक स्थान है कड़ा, प्रयागराज, ठीक है, कड़ा के पास में आके मुझसे मिले। अब ये वही वाला कड़ा है कि दूसरा कड़ा है, लेकिन कड़ा अमूमन प्रयागराज वाला जो कड़ा है वही माना जाता है, ठीक है। अब ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग है। तो ये कड़ा नामक स्थान पे जलालुद्दीन बुलाता है, जलालुद्दीन आता है इससे मिलने के लिए अलाउद्दीन से, और यही कड़ा में ही जो है अलाउद्दीन धोखे से जलालुद्दीन को मार डालता है, ठीक है। और अलाउद्दीन मार डालता है तो जलालुद्दीन की कहानी कुल मिला के खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर बैठता है अलाउद्दीन 1296 से, ओ सॉरी 1100 नहीं 1296 से 1316 के बीच में, ठीक है। कभी कभी इतना कंफ्यूजन हो जाता है, इतना डेटा, इतना आंकड़े रहते हैं, वर्ष याद करना आसान काम नहीं होता है। तो शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अब आपका इतिहास ज्यादा मजेदार हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, कब से कब तक शासन बनता है 1296 से 1316 के बीच में ये शासक रहता है, लगभग 20 वर्ष, ठीक है। 20 वर्ष का शासन रहता है, और 20 वर्ष के शासन काल में इसने सल्तनत काल को बिल्कुल से स्थिर कर दिया, यानी ऐसा कह सकते हैं कि अपने साम्राज्य की सीमा को दक्षिण से लेके पश्चिम, और पश्चिम से लेके पूरब, और पूरब से लेके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा देता है। अभी तक इसने अपनी सीमा को सबसे ज्यादा बढ़ाया है अन्य सल्तनत के जो शासक हुए इसके पहले, ठीक है। ये करता क्या है, मेन बात तो ये है, जैसे इसका 3-4 चीज अलाउद्दीन का बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे सबसे बड़ी बात जो अलाउद्दीन को इतिहास में याद किया जाता है, क्या है? अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। या इसी को कह सकते हैं कि इसकी जो आर्थिक व्यवस्था होती है, इसको इस तरह से करता है कि ये एक प्रकार से अद्वितीय व्यवस्था है। बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या है, या कीमत नियंत्रण प्रणाली भी बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे इतिहासकार कीमत नियंत्रण प्रणाली भी है, ठीक है। जो जैसा आपको समझ में आए वैसा लिख सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि इधर उधर मत भटकिए, ठीक। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली करता है या कीमत नियंत्रण प्रणाली काम करता है। दूसरा क्या करता है,
ये सल्तनत काल के पहला सुल्तान होता है अलाउद्दीन, जो अस्थाई सेना का निर्माण करता है, यानी कि अस्थाई सेना रहती है इसके पास में। पहला सुल्तान है जो अस्थाई सेना का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरा, नगद वेतन देता है, नगद वेतन देता है। और ऐसा कहा जाता है, कई सारे दरबारी उस समय के इतिहासकार हैं, बाद के इतिहासकार हैं, कि इसकी सेना लगभग 4,75,000 के करीब में थी, ठीक है। 4,75,000 के करीब में इसके पास सैनिक थे, तो मामूली सैनिक नहीं थे, बहुत ज्यादा संख्या होती है, 4.25 लाख की संख्या, ठीक है। तो पहला सुल्तान है दिल्ली का जो अस्थाई सेना का निर्माण करता है, रखता है और नगद वेतन देता है, ठीक है। अब इतनी विशाल सेना रखने का क्या कारण है, ठीक है। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो बाजार नियंत्रण इसकी प्रणाली है और जो पहला सुल्तान है अस्थाई सेना का निर्माण करता है, नगद वेतन देता है। क्यों? इतनी बड़ी जो सुल्तान सेना रख रहा है, तो उसको नगद वेतन देने के लिए राजकोष में पैसा भी होना चाहिए, ठीक है। तो पैसा बनाने के लिए इसने क्या किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली कर दी, क्योंकि इससे सरकार को भी घाटा होता था, आम जनता को भी समस्या होती थी, दाम कम ज्यादा होते रहते थे। इस वजह से दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में इसने क्या किया कि 4 प्रकार के बाजार खुलवाए, 4 प्रकार के बाजारों का निर्माण किया, ठीक है। 4 प्रकार के बाजारों का निर्माण किया, ठीक। बाजार कौन कौन से हैं? पहला तो बाजार इस तरह से है कि गल्ला या अन्न बाजार, या जिसको गल्ला या अन्न बाजार, जिसको सहना मंडी भी बोला जाता है, सहना मंडी भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा बाजार रहता है? सब आसपास ही रहते हैं, दिल्ली के आसपास में रहते हैं। ये पूरी व्यवस्था वो इसलिए कर रहा है, अभी आपको आगे पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। 4 प्रकार के बाजारों का निर्माण किया उसने, स्थापना की, शुरुआत की। पहला गल्ला या अन्न बाजार, दूसरा सराय अदल, ठीक है। फिर इसको मैं इधर मिटा दे रहा हूं क्योंकि नीचे दिखता नहीं है ज्यादा, ठीक। तीसरी मार्केट है, किसकी स्थापना की? घोड़ों या दासों के लिए, कि यहाँ पे घोड़े और दास आके बिकेंगे, उनका कीमत निर्धारण रहेगा। और चौथा सामान्य बाजार, यानी कि यहाँ पे इन 3 बाजारों के अतिरिक्त सामान मिलेंगे, ठीक है। ये जो 4 व्यवस्था वो कर रहा है, चारों को कर रहा है, ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली एक मिनट, इन चारों बाजारों से वो कीमत नियंत्रण शुरू कर रहा है। यानी कि अब आपको धीरे धीरे पूरी बात समझ में आएगी कि 4 प्रकार के बाजारों का निर्माण करवाता है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। पहला गल्ला या अन्न बाजार, दूसरा सराय अदल, जिसको न्याय का बाजार भी बोला जाता है, तीसरा घोड़ों या दासों के लिए, गुलामों के लिए, ठीक है। चौथा सामान्य बाजार, ठीक है। तो ये जो 4 बाजार बनवा रहा है, ये किस लिए? ये वही जो कीमत नियंत्रण आप देखते हैं अलाउद्दीन की कीमत नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, वो यही है। वो क्या करता है, इन सब बाजारों में सभी वस्तुओं की कीमत निर्धारित कर देता है, ठीक है। उस कीमत के अलावा ऊपर नीचे कुछ भी नहीं बिकेगा, ठीक है। एक मिनट साथियों, थोड़ा सा ये मार्कर खराब हो गया। उस कीमत के अलावा कुछ भी नहीं बिकेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बाजार में अगर गेहूं की कीमत मान लीजिए 7 टंका है, ठीक है, या धान की कीमत 5 टंका है, मान लीजिए जौ की कीमत 4 टंका है।
इस तरह से मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर सरकार की तरफ से, ठीक है ना, सरकार की तरफ से यानी कि अलाउद्दीन की तरफ से निर्धारित करके कीमत स्थिर कर दी गई है, यानी कि जो भी व्यापारी यहाँ पे हैं वो इससे ज्यादा नहीं बेचेंगे ना कम पे बेचेंगे, ठीक है। जो खरीदार भी आएंगे, जो भोक्ता भी हैं, वो भी इतने पे लेंगे, न इससे ऊपर न इससे नीचे। इस व्यवस्था को ही उसकी कीमत नियंत्रण प्रणाली बोला जाता है और बाजार नियंत्रण प्रणाली बोला जाता है, ठीक है। तो क्या किया उसने, सबसे पहले उसने ये किया कि कीमत नियंत्रण प्रणाली के लिए या आर्थिक नियंत्रण के लिए उसने 4 बाजार बनवा दिए, ठीक। दिल्ली और दिल्ली के आसपास बहुत सारे इतिहासकार इसको मानते हैं कि इसने अपने साम्राज्य में हर जगह किया, लेकिन ये संभव नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में उसने 4 बाजार बनवा दी, अलग अलग टाइप की बाजार बनवा दिया। जैसे गल्ला है, बाजार में गल्ले से संबंधित गेहूं जाओ, ये चीजें हैं। सराय के अदल जो है उसमें घी, तेल, मेवा आदि चीजें हैं। घोड़ों और गुलामों या दासों से संबंधित आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो घोड़े से संबंधित दाम है, गुलाम से संबंधित दाम है, जो दास से संबंधित दाम है, जो दासी से संबंधित दाम है, वो सब दाम रहेंगे, ठीक है। इस बाजार में जो तीसरा बाजार है, ठीक। पहले वाले बाजार में गल्ला बाजार या सहना मंडी है, तो इसमें क्या रहेगा, गल्ला से संबंधित गेहूं है, जौ है, चीनी है, रागी है, ठीक है, बाजरा है, जो भी जितने प्रकार की फसल सरकार निश्चित कर दे इस मार्केट के अंदर डाल देगी। इन सब की कीमत वो निर्धारित करके टंगवा देगी, ठीक है ना, जगह जगह पे निश्चित कर दी जाएगी। या उस मंडी का जो प्रबंधक रहेगा, जो मैनेजर रहेगा, जिसको क्या बोला गया है, साहना है मंडी, यानी कि बाजार प्रबंधक, ठीक है ना। और मजे की बात, जैसे कि जो चारों बाजार हैं इसके लिए अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त कर रहा है। जैसे पहले वाला जो गल्ला या बाजार है उसके लिए याकूब की नियुक्ति, याकूब को बना रहा है, यानी कि ये क्या है, ये साहना मंडी है, साहना ये मंडी है, यानी कि ये बाजार प्रबंधक, ये इस जो पहले वाला बाजार है, गल्ला बाजार है, उसका ये एक प्रकार से मैनेजर है। ये सब मिलके लिस्ट तय करेंगे और इसी को पूरी व्यवस्था को ये देखेगा, ठीक है ना। दूसरी व्यवस्था का दूसरा व्यक्ति है, तीसरी बाजार का तीसरा व्यक्ति है, चौथे बाजार का चौथा व्यक्ति है। तो अलग अलग बाजार के लिए अलग अलग व्यक्ति हैं। जो अलाउद्दीन की विश्वसनीय पात्र हैं उन्हीं लोगों को साहना मंडी के पद पे वो नियुक्त करता है और उनकी नियुक्ति को इस तरह से करता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को विश्वसनीय बनाया जा सके और लोगों के लिए अच्छा बनाया जा सके, ठीक है। एक प्रकार से ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि आम लोगों को क्या हो गया, सहूलियत हो गई, दाम घटने बढ़ने का डर नहीं है, ठीक है। व्यापारी बाहर से दूर दराज से लाके नगर में बेच रहे हैं, उचित मूल्य पा रहे हैं। अगर किसी वर्ष बारिश हो जाती है, सूखा हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो ऐसे समय में जो व्यापारी को घाटा लगता है, बकायदा अलाउद्दीन राजकोष से ऐसे व्यापारियों को या किसानों को पैसा देता है, मगर जो दाम निर्धारित किया है उससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। दाम बिल्कुल दाम फिक्स कर दिया है, सरकार ही तय करेगी, यानी कि अलाउद्दीन और उसकी सभा ही तय करेगी, ठीक है। तो ये जो आर्थिक बाजार नियंत्रण प्रणाली है ये 3-4 मायनों में अद्भुत है। ऐसी व्यवस्था जो है अलाउद्दीन ने जो कर दिया वो वाकई उस समय के हिसाब से, जहां पे सल्तनत काल में इतना मारकाट है, जहां पे शासन सत्ता ही व्यवस्थित नहीं है, अस्थायी नहीं है, ऐसे समय पे कीमत नियंत्रण कर देना या कीमत रोक देना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है ना। कीमत नियंत्रण रोक देना, कुल मिला के बाजार नियंत्रण प्रणाली आपकी यही है, ठीक है। मैंने चारों बाजार का नाम लिख दिया है, मैं फिर से लिख देता हूं, 1 मिनट साथियों। ठीक, मैंने जैसे पहले बताया कि पहला बाजार क्या रहता है, कोई भी बाजार आप कह दीजिए, मंडी या अनाज बाजार या गल्ला बाजार, ठीक है, गल्ला बाजार, ठीक है। दूसरा कौन सा है, सराय अदल है, ठीक है। तीसरा कौन सा है, गुलामों
घोड़ों और दासों का बाजार है, इसी में दासी ओसी सब आ जाएंगी। और चौथा कौन सा है? सामान्य बाजार है। फिर से मैं बार बार बता दे रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि चाहे वो किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गल्ला बाजार का व्यक्ति अलग रहता है, ठीक है। दूसरी बात, इन सबको नियंत्रण में रखने के लिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने के लिए वो क्या करता है? दीवाने ए रियासत की स्थापना करता है। दीवाने ए रियासत की स्थापना करता है, ठीक है। दीवाने रियासत की स्थापना करता है और इसके प्रमुख के रूप में जो प्रमुख रहेगा वो क्या करेगा? वो जितने भी व्यापारी व्यापार करने के लिए आएंगे, यानी कि इसका जो प्रमुख रहेगा वो इन जो पूरी सभा लगेगी अलग अलग नहीं, एक साथ में एक बार परमिट जारी करेगा। जो इसका विभाग का प्रमुख रहेगा परमिट जारी करेगा, ठीक है ना, व्यापार करने के लिए। या व्यापारी कह सकते हैं कि जब ऐसे बाजार में अपना सामान बेचने के लिए आएगा या व्यापार करने के लिए आएगा तो उसे परमिट लेना पड़ेगा, बाकायदा ये जो दीवाने रियासत है यहाँ पे अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा। और जो इसका प्रमुख रहेगा, ठीक है ना, जो इसका प्रमुख रहेगा व्यापारी को पंजीकरण करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कोई आके नहीं बेच सकता, पूरा उसका बही खाता लेखा जोखा सरकार के पास में रहेगा, यानी दीवाने रियासत के यहाँ जाके जो उसका प्रमुख है उसके यहाँ पंजीकरण व्यापारी को करवाना पड़ेगा, तब वो एक परमिट जारी करेगा, तब वो उस बाजार में जाके अपने सामान को बेच सकता है। या व्यापारी खुले तौर पे भी बेच सकता है, छुट्टा सामान बेच सकता है। तो ये व्यवस्था पूरी उसने चाक चौबंद होकर की अलाउद्दीन ने, ऐसा नहीं है। उसके लिए बाकायदा मैंने बताया कि अलग अलग लोगों की नियुक्ति की है। इसीलिए जैसे ये साहना मंडी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ठीक है, ये इसी का भाग रहता है, यानी कि साहना मंडी, यानी कि ये जो दीवानी रियासत है इसी के अंतर्गत ये क्या है? ये प्रबंधक है, ये पूरी तरह से प्रबंधक है, ये सब कुछ देखता ताकता है। तो ये हो गया आपका बाजार नियंत्रण प्रणाली। मैंने आपको बताया कि 4 बाजार रहते हैं और दूर दराज से व्यापारी आके इस मार्केट में अपना सामान बेचते हैं। इस मार्केट में सारी वस्तुओं का कीमत निर्धारित है। अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग चारों मार्केट हैं। घोड़ों के लिए अलग मार्केट है, गुलामों के लिए अलग मार्केट है, सबके लिए अलग अलग मार्केट है। सभी मार्केट के जो 4 पार्ट हैं, चाहे सराय अदल हो, चाहे गल्ला सहना मंडी वाला बाजार हो, सबके लिए अलग अलग व्यक्ति है जो उसका अपने अपने विभाग का प्रमुख है, वही उसका आला मालिक है। और वो रिपोर्ट किसको दे रहा है? अलाउद्दीन को दे रहा है। इस व्यवस्था को सही करने के लिए अलाउद्दीन ने जो है एक मोहनियन यानी कि गुप्तचर अधिकारी की, जिसको मोहनियन कहा जाता है, मोहनियन ये गुप्तचर अधिकारी है जो देख रहा है, ठीक है, जगह जगह जाके मंडी में हर जगह देख रहा है, सबके ऊपर नजर रख रहा है। अलाउद्दीन को ये पता है कि दलाली बहुत ज्यादा है, लोग इधर उधर कर सकते हैं, आम लोगों को परेशानी हो सकती है, इस वजह से वो मोहनियन नामक गुप्तचर अधिकारी की स्थापना करता है, एक पद बनाता है जो इन सब चीजों को देखता है, ठीक है। ये बाजार नियंत्रण प्रणाली अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अलाउद्दीन की कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी लगभग, जहां पे ये व्यवस्था उसने शुरू किया था, जब तक अलाउद्दीन जिंदा था तब तक तो ये व्यवस्था काफी सफल मानी जाती है, सभी इतिहासकार ऐसा कहते हैं, ठीक है। अब ये व्यवस्था उसने क्यों अपनाया था? अब उसके लिए 2-3 कारण आते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। पहला कि उसने एक अस्थाई सेना रखी थी, ठीक है, पहला ऐसा शासक था जो नगद वेतन देता था, ठीक है, नगद वेतन देता था। दूसरी बात, अस्थाई सेना क्यों रखी थी, क्या कारण थे? पहली बात तो मंगोलों से सुरक्षा करने, क्योंकि मंगोलों का आक्रमण लगातार हो रहा था, ठीक। दूसरी बात, जो उसके राज्य में विद्रोह हो रहे थे, चाहे राजपूत हो, ठीक है, या इसको कह सकते हैं चाहे उत्तरी भारत का विद्रोह हो, या अलाउद्दीन का जो दक्षिणी अभियान है, क्योंकि
दक्षिणी अभियान जो है, अलाउद्दीन पहला ऐसा शासक है, ठीक है ना, अलाउद्दीन प्रथम शासक है जो विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत में जाता है। विंध्याचल पर्वत को पार करके जाता है दक्षिण भारत में विजय करने के लिए, और विजय हासिल भी करता है। अभी आप देखेंगे उसके दक्षिण भारत के जो क्रम से अभियान हुए हैं, क्योंकि उसके दक्षिण भारत के अभियान पूछे जाते हैं। दूसरी तरफ उसके जो उत्तर भारत के अभियान है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वो जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है उसको वो किस लिए सुदृढ़ करने की कोशिश करता है या स्थापित करता है, तो इसलिए कि उसने एक बहुत बड़ी अस्थायी सेना रखी है। दूसरी बात, वो क्या करना चाहता है, अपनी जनता के लिए जो है सुख सुविधा उपलब्ध करवाना चाहता है। इसीलिए उसने किसकी स्थापना की, एक बकायदा विभाग की, दीवाने रियासत की स्थापना की, जिसको वाणिज्य विभाग बोला जाता है। अगर आप आज के समय में उसको हिंदी विभाग से लीजिए, हिंदी से, तो जो हमारा वाणिज्य मंत्रालय है, वाणिज्य विभाग है, कुछ वैसा ही था। दीवाने रियासत का मतलब वाणिज्य विभाग, ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय। तो वो इस तरह से करता है। और अलाउद्दीन क्या क्या करता है जो उसके लिए विशेष है, ठीक है ना। पहली बात, अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, या खुद के लिए सिकंदर द्वितीय भी बोलता है, सिकंदर द्वितीय भी कहलाता है खुद को, ठीक है। एक्चुअली वो विश्व विजय करना चाहता था, उसका सपना था कि वो सिकंदर महान की तरह से विश्व को जीते, मगर उसका एक बहुत परम मित्र था दिल्ली का कोतवाली मादुल मुल्क जो है, उसको ये सलाह देता है कि ऐसी बेकार की बातों में ना पड़ा जाए, खास करके पहले ऐसे समय में जब भारत के अंदर ही विद्रोह हो रहे हैं, तो जो भारत के अंदर विद्रोह है उसको समाप्त किया जाए। तो उसने अपना विचार त्याग दिया था, लेकिन फिर भी उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, या सिकंदर द्वितीय भी कहलाया, ठीक है। दूसरी बात उसने क्या किया, जो आपके एग्जाम में आते हैं, मैंने बाजार नियंत्रण प्रणाली पढ़ा दी, उससे संबंधित सारी बातें अगर आपको नहीं समझ में आएंगी तो मैं दोबारा फिर से पढ़ा दूंगा और अच्छे से, ठीक है। मोटा मोटा उसके लिए मैंने आपको बताया कि कीमत नियंत्रण, कीमत को स्थिर कर देना, उसकी सूची टंगवा देना, उतनी मूल्य पे ही जो बाहर से आ रहे हैं वो देंगे, और अगर किसी व्यापारी को घाटा होता तो उसके बदले में अलाउद्दीन राजकोष से पैसा देगा, ठीक है। ये बात हो गई। उसने व्यक्तिगत तौर पे क्या किया, ठीक है, उसने जो लूट का जो माल होता था, जिसको इस्लामी जगत में खुम्स बोला जाता था, खुम्स का माल, ठीक है ना, लूट का माल में 4/5 भाग राजकोष में जमा कराना, 4/5 भाग राजकोष में जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले जो खुम्स का माल यानी लूट का माल होता था वो राजकोष में कितना जाता था, 1/5, मगर अलाउद्दीन ने उसको 4/5 कर दिया। यानी कि अगर 5 हिस्सा है तो 4 रुपया राजकोष में चला जाएगा, जो 1 रुपया बचेगा वो जो लूटे लोग हैं, जो सैनिकों ने लूट मार की है, उनके बीच में जाएगा, वो आपस में बंटवारा कर लेंगे। अलाउद्दीन के पहले क्या होता था कि 5 में 1 रुपया राजकोष में जाता था, 4 रुपए का बंटवारा कर लेते थे। तो खुम्स के साथ में ये काम किया उसने, जो है लूट के माल में, ठीक है। दूसरा काम क्या किया, घड़ी और चरई, पहली बार एक अद्भुत कर लगाया, घड़ी और चरी, यानी कि जिसको चराई कर भी बोला जाता है, घड़ी और चरी कर लगाया। ये सब प्रथम बार हो रहा है, ठीक है, जिसमें घड़ी का मतलब है घर के लिए कर लगाया, और चराई यानी चराई समझ रहे हैं, जो जानवर के लिए चरा जाता था उस पे कर लगाया। तो घड़ी और चराई कर लगाया, ठीक है। फिर क्या किया उसने, दीवान मुस्तख राज नामक विभाग की स्थापना की। हालांकि मैं जब सल्तनत काल का प्रशासन पढ़ाऊंगा आपको तो ये सब बातें फिर से एक बार बताऊंगा, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दीवान मुस्तख राज नामक विभाग की स्थापना की, ठीक।
दूसरी बात वो क्या करता है, वो कहने का मतलब है कि ये चीज अगर आप नोट कर लिए हो तो नोट कर लीजिए। सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, लूट का माल खुम्स का माल 4/5 भाग राजकोष में अब जाएगा, घरी और चरी चराई कर लगाएगा, दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। दीवाने रियासत मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है ना, कि वो वहां पे स्थापना करता है, ठीक है ना। दीवाने रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्रालय, जिसका प्रमुख कौन होगा, शाहनाए मंडी यानी कि बाजार प्रबंधक, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न ही प्रश्न है जो आते हैं, जो लगातार पीसीएस से लेके एसआई, एसएससी, पेट, टेट, सुपर टेट हर जगह आते हैं, यही सब प्रश्न आते हैं। अगर आप लोग ठीक से देखेंगे, नोट करेंगे तो प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर क्या करता है, दूसरी बात वो क्या करता है कि थोड़ा सा इसकी आर्थिक प्रणाली हम लोगों ने बहुत देख लिया, थोड़ा सा इसके राजनीतिक जीवन को देख लिया जाए कि इसके राजनीतिक युद्ध कहाँ कहाँ पे हुए हैं, ठीक है। खास करके सबसे पहले हम उत्तरी भारत की राजनीतिक संघर्ष देखेंगे। उत्तरी भारत के राजनीतिक संघर्ष, इसने किन किन लोगों के साथ में युद्ध किया है, ठीक है ना, क्योंकि इसके युद्ध क्रम से पूछे जाते हैं। एक मिनट साथियों, थोड़ा सा पसीना भी आने लगता है। जैसे पहली बार इसने 1301 में रणथंभौर की विजय की, रणथंभौर की विजय की, ठीक है। इसके राजपूतों के विरुद्ध है, ठीक है। यहाँ का शासक कौन रहता है, राणा हम्मीर देव रहता है। राणा हम्मीर देव 1301 में राजपूतों में आक्रमण करता है और रणथंभौर की विजय करता है, और राणा हम्मीर देव रहते हैं। फिर इसका दूसरा आक्रमण कहाँ पे होता है, किसके विरुद्ध होता है, मेवाड़ पे होता है, 1303 में होता है। ये इसके जो आक्रमण है ये थोड़ा सा क्रम लगाने के पूछे जाते हैं कि किसके विरुद्ध किया, ठीक है। इसकी राजधानी चित्तौड़ रहती है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ रहती है, ठीक है। यहाँ का शासक कौन रहता है, यहाँ का शासक राणा रतन सिंह रहता है। आपने एक फिल्म भी देखी होगी, अगर जो आई थी हाल फिलहाल में 4-5 साल पहले, अलाउद्दीन खिलजी की पद्मावत फिल्म देखी होगी। राणा रतन सिंह की ही पत्नी थी पद्मावती, ठीक है ना। तो इन्हीं मेवाड़ यानी कि चित्तौड़ पे वो आक्रमण करता है 1303 में, और उसी दरमियान की कहानी है, ठीक है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ मलिक मोहम्मद जायसी ही इस बात को बताता है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है पुस्तक, पद्मावत है, उसी में ये इस बात का उल्लेख है कि वो मेवाड़ पे या चित्तौड़ पे आक्रमण जो है राणा रतन सिंह की सुंदर पत्नी रहती है पद्मावती, उसके लिए करता है। लेकिन बाकी के कोई दरबार इतिहासकार या कोई ऐसा इतिहासकार अपनी किताब में, अपने चर्चा में भी इस बात का उल्लेख नहीं करता है। तो अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन आपको एज ए कंपटीटर आपको जानना पड़ेगा कि जो पद्मावत पुस्तक है मलिक मोहम्मद जायसी की, उसी के आधार पे ये कहानी बताई जाती है। तो राणा रतन सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं और विजयी हो जाते हैं और चित्तौड़ का किला जीत लेते हैं, ठीक है। चित्तौड़ का किला जीतने के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले का नाम खिजराबाद रख दिया। खिजराबाद, खिजराबाद नाम रख दिया अपने लड़के खिजर खान के नाम पे। ये प्रश्न भी आता है, ठीक है ना। अलाउद्दीन ने 1303 में मेवाड़ के विरुद्ध आक्रमण किया, जहां का राजा राणा रतन सिंह था, जिसको कि वो हरा देता है। इसके बाद यहाँ का जो चित्तौड़ का प्रसिद्ध किला है उसको जीत लेता है और उस चित्तौड़ किले का नाम खिजराबाद रख देता है, क्योंकि उसके लड़के का नाम खिजर खान रहता है, ठीक है। फिर एक छोटा सा युद्ध होता है 1305 में, मालवा का युद्ध। मालवा की विजय करता है ये, ठीक है। सबकी ये विजय कर रहा है, जहां जहां पे जा रहा है वो जीत रहा है, ठीक है ना। यहाँ का शासक रहता है महालक देव, महालक देव। तो ये इसके खास करके राजपूतों के विरुद्ध अभियान रहे हैं, ठीक है, जो आपके क्रम में आते हैं, ठीक है। और किस किस सन में आते हैं तो ये मैंने लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी चैप्टर में आपको कम से कम 20 से 25 प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरी पूरी ये कोशिश है कि इन सब चीज़ों को मैं जब दोबारा एक बार सल्तनत काल का प्रशासन पढ़ाऊंगा तो रिपीट कर दूंगा, तो जिससे कि सल्तनत काल के मैक्सिमम प्रश्न जो आए हुए हैं ये सब पीसीएस यूसीएस में, एसआई ओसाई में, एसएससी में, जीएस में सब प्रश्न आए हुए हैं। अब मैं इसको इसलिए कोड नहीं करता हूं कि बहुत टाइम चला जाएगा, नहीं तो हर जगह आया हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसी के समय में जो है सैनिकों की, अलाउद्दीन के समय में सैनिकों के हुलिया रखने, हुलिया की पहचान, यानी कि हुलिया की पहचान तथा घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत हुई। प्रथम बार प्रथा की शुरुआत हुई। मतलब इसका क्या है, मतलब यह है कि सैनिकों के बीच में दुविधा न रहे, सरकार को पता रहे कि कौन सा व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, सैनिक है, कहाँ का सैनिक है, किस तरह का सैनिक है, ठीक है। इसी वजह से पहचान के लिए सैनिकों की हुलिया की व्यवस्था की गई और घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत हो गई, पूरी व्यवस्था। और इसीलिए एक व्यवस्था और भी नाम दिया जाता है, जैसे कि इसी के साथ में जो एक घोड़े वाले सैनिक रहते हैं, एक घोड़े वाले सैनिक रहते हैं, उनको कहता है कि वो एक अस्पा, ठीक है। और जो दो घोड़े वाले सैनिक रहते हैं उनको वो कहता है दो अस्पा, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन ने पूरी नई पूरी व्यवस्था की है, ठीक है। किस लिए की है, कि सरकार मजबूत रहे। और अलाउद्दीन का अपना राजत्व का सिद्धांत है, ठीक है, जो बलबन से विरुद्ध में है राजत्व का सिद्धांत, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका काफी प्रश्न जो है इससे संबंधित। अब एक चीज अलाउद्दीन की और बच रही है, अलाउद्दीन की जो दक्षिण की विजय रहती है, जो क्रम से रहती है, उसको मैं लिख दे रहा हूं जिससे कि वो क्रम मिलाने के लिए आता है, ठीक है। बाकी इसमें मैक्सिमम चीजें हो चुकी हैं और कुछ भी विशेष नहीं बचा है, क्योंकि जो दक्षिण की विजय है वही अकेले जो है अब बच रही है, ठीक है। तो दक्षिण की विजय में सबसे पहले ये देवगिरी के विजय करता है 1307 और 1308 में, ठीक है ना। एक थोड़ा सा एक विजय में आपको और बताना चाहता हूं, गुजरात की विजय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात की विजय ये इसने किया था 1298 में, ठीक है ना। और इसने दो लोगों को भेजा था, नुसरत खान और अलग खान। इन दोनों ने गुजरात की विजय की थी 1298 में। और अहमदाबाद के पास में जो गुजरात के शासक रहते हैं राजा कर्ण बघेल, ठीक है, गुजरात की विजय करता है 1298 में और राजा कर्ण बघेल रहते हैं, उनको ये दोनों हरा देते हैं, ठीक है। यानी कि अलाउद्दीन की जो सेना के मालिक आए रहते हैं, नुसरत खान और अलग खान, इनके नेतृत्व में अभियान होता है, ये राजा कर्ण बघेल को हरा देते हैं। और राजा कर्ण बघेल की जो पत्नी रहती है, राजा कर्णदेव की पत्नी रहती है कमला देवी, शायद कमला देवी, हाँ कमला देवी रहती हैं। कमला देवी को क्या करता है नुसरत खान और अलग खान, दिल्ली भेज देता है, ठीक है, दिल्ली भेज देता है, जिससे विवाह कर लेता है कौन, अलाउद्दीन, ठीक है। अलाउद्दीन विवाह कर लेता है, ठीक, सुनते जाइएगा। राजा कर्ण बघेल जो गुजरात का शासक है, अहमदाबाद के पास में इसको हरा देता है, नुसरत खान अलग खान, जिसकी पत्नी रहती है कमला देवी, इसको दिल्ली भेज दिया जाता है सोने चांदी के साथ में जो जीते रहते हैं, और कमला देवी से विवाह कर लेता है अलाउद्दीन, ठीक। राजा कर्ण बघेल क्या करता है, जब ये हार जाता है तो ये चला जाता है देवगिरी के शासक, देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ, रामचंद्र देव के यहाँ। राजा कर्ण बघेल देवगिरी के राजा रामचंद्र के यहाँ चला जाता है, किसके साथ में जाता है, अपनी पुत्री देवल देवी के साथ में। राजा कर्ण की पुत्री का नाम है देवल देवी, ठीक है।
ये पत्नी को छोड़ के पुत्री को लेकर देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ चला जाता है अपनी पुत्री देवल देवी के साथ में। और इसकी पत्नी जो कमला देवी नाम है, इसको नुसरत खान और अलग खान ने पकड़ के अलाउद्दीन के पास दिल्ली भेज दिया है, जिससे अलाउद्दीन शादी कर ले रहा है। ठीक, ये सब घटना हो रही 1298 में। ठीक, यहीं पे नुसरत खान ने एक वो हिजड़ा है, हिंदू हिजड़ा रहता है, हिंदू हिजड़ा रहता है, कौन सा? मलिक काफूर। मलिक काफूर का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। मलिक काफूर हिजड़ा रहता है, जिसको नुसरत खान ने 1000 दिनार दे के खरीद लिया था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी बोला जाता है। मलिक काफूर को क्या बोला जाता है? 1000 दिनारी। यानी वो कौन सा व्यक्ति है जो 1000 दिनारी कहलाता है? तो मलिक काफूर है। इसको खरीदने वाला नुसरत खान रहता है, जो गुजरात के अभियान में आया रहता है। ठीक है, ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम अब दक्षिण भारत की तरफ चले। ठीक, फिर क्या होता है? फिर 1307-8 में क्या होता है? अलाउद्दीन इसी मलिक काफूर के नाम से, वो मलिक नाम से नहीं, सॉरी, मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ सैनिक अभियान करता है, यानी अपनी सेना भेजता है। क्यों भेजता है? क्योंकि रामचंद्र देव ने जब 1296 में, मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1296 में जब पहली बार अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के यहाँ आक्रमण किया था देवगिरी पे, जब वो शासक नहीं था, तभी रामचंद्र देव ने ये कहा था कि वो प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि दिल्ली दरबार भेजा करेगा। मगर कुछ समय के बाद उसका लड़का शंकरदेव हुआ, देवगिरी का लड़का, जिसने वो प्रतिवर्ष वाली धनराशि देने से मना कर दिया। ठीक है, शंकरदेव ने, देवगिरी का लड़का रहता है। इसी वजह से 1307 और 1308 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव रहते हैं, इनके विरुद्ध मलिक काफूर आता है, आक्रमण कर देता है। ठीक है, मलिक काफूर आक्रमण कर देता है और मलिक काफूर इनको रामचंद्र देव को हरा देता है। ठीक, हरा देता है और ये दिल्ली दरबार में रामचंद्र देव जाते हैं, जहां पे अलाउद्दीन खिलजी इनका बहुत स्वागत करता है और इन्हें राय रायन की उपाधि देता है। ये प्रश्न आता है, कई बार एग्जाम में आया है, राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन ने किसको दी है? तो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को दी है। ठीक है ना, ये देवगिरी के शासक हैं। ठीक, अब दूसरी बात सुनिएगा। ये तो यहां तक हो गया कि राय रायन की उपाधि दी, अलाउद्दीन ने बहुत इनका स्वागत किया। अभी अभी मैंने राजा कर्णदेव की बात, राजा कर्ण बघेल की बात की, जो गुजरात के शासक रहते हैं, जिनकी पत्नी कमला देवी रहती हैं। वो भी राजा कर्णदेव भी इन्हीं के पास में बैठे हैं, 1298 से आके बैठे हुए हैं। ठीक है, इसी युद्ध में मलिक काफूर ने कर्णदेव को भी हरा दिया। ठीक है ना, कर्णदेव को भी हरा दिया और कर्णदेव की पुत्री जो देवल देवी थी, उनको दिल्ली भेज दिया। ठीक है, मलिक काफूर ने कर्णदेव को भी हरा दिया, जो गुजरात के शासक थे, जो अपनी पत्नी को छोड़ के बेटी को लेके चले आए थे। देवल देवी इनकी पुत्री हैं, बेटी हैं, क्योंकि इनकी पत्नी तो कमला देवी रहती हैं, जिनका विवाह अलाउद्दीन ने पहले ही कर लिया अपने साथ में। ठीक है, इस देवल देवी को भेज देते हैं दिल्ली मलिक काफूर, और इस देवल देवी के साथ में हो जाती है खिज्र खान की शादी। खिज्र खान कौन है? अलाउद्दीन का लड़का है। ठीक है, अलाउद्दीन का लड़का है। अब आप देखिए, राजा कर्ण बघेल जो हैं, जो गुजरात के शासक रहते हैं, इनकी पत्नी के साथ में शादी करता है कौन? अलाउद्दीन करता है। और इनकी बेटी के साथ में अलाउद्दीन अपने बेटे खिज्र खान की शादी करवा देता है। तो ये है मामला। ठीक, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ये प्रश्न आता है, कई बार आता है, इसलिए मैंने इसका इतिहास थोड़ा सा बताया आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब 1307-8 की कहानी रामचंद्र देव के खिलाफ हो गई, मलिक काफूर ने जीत लिया, सब कुछ हो गया, इनको दिल्ली भेज दिया जाता है। दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा देते हैं। अलाउद्दीन बहुत खुश होता है, उपाधि देता है राय रायन की, और ये भी अपना जो है 100 सवा 100 हाथी घोड़ा दे के चले आते हैं। ठीक, कुल मिला के
फिर अलाउद्दीन ने 1308-9 के बीच में, 1308 और 9 के बीच में भेजता है मलिक काफूर को, क्योंकि दक्षिण अभियान को कौन करता है? मलिक काफूर। अलाउद्दीन का जो मलिक काफूर है, ठीक है, मलिक काफूर ही दक्षिण भारत के जितने युद्ध होते हैं अलाउद्दीन के समय में सब जीतता है। मलिक काफूर आता है कहां पे? वारंगल में, ठीक है। और वारंगल का इस समय शासक कौन है? काकतीय वंश चल रहा है। ये मिलाने के लिए बहुत आता है आपके पेपर में, ठीक है ना। काकतीय वंश का कौन शासक है? प्रताप रुद्र देव, ठीक है, प्रताप रुद्र देव, ठीक। ये काकतीय वंश का शासक है, ठीक। ठीक है, तो ये हो गया मलिक काफूर आता है 1308-9 में, काकतीय वंश का शासक है, प्रताप रुद्र देव यहाँ का शासक है, इसको भी जीत लेता है, ठीक है। इससे भी बहुत सारी संधियां हो जाती हैं, सोना चांदी, लेकिन मामला खत्म हो जाता है। आपको वो सब राम कहानी नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है कौन किसको हरा देता है, ठीक है। फिर आक्रमण होता है 1310 में, कहां पे मलिक काफूर आता है? होयसल नरेश के आस, होयसल राजा के पास में। अब होयसल राजा कौन है? वीर बल्लाल तृतीय है, वीर बल्लाल तृतीय है। होयसलों की राजधानी क्या है? द्वार समुद्र है। ये सब आपके प्रश्न आते हैं पेपर में, ठीक है। तो होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय हार जाता है, मलिक काफूर ही आक्रमण करता है, ठीक है। अलाउद्दीन ने सेना भेजी है, मलिक काफूर नेतृत्व कर रहा है, ये भी हार जाते हैं। और सबसे आखिरी में कौन सा? पांड्य। पांड्यों की राजधानी आपको पता ही है, मदुरई है, ठीक है, पांड्यों की राजधानी मदुरई है। और यहाँ दो भाई रहते हैं, सुंदर पांड और वीर पांड्य। आपस में दोनों भाइयों में गृह युद्ध हो जाता है, और ये जो सुंदर पांड हैं ये दिल्ली दरबार को आमंत्रित कर देते हैं, यानी कि सुंदर पांड ने ही अलाउद्दीन को निमंत्रण भेजा कि आओ मेरी रक्षा करो और मुझे वीर पांड से यानी मेरे भाई से बचा दो। मलिक काफूर आता है, अलाउद्दीन फिर मलिक काफूर को भेजता है और इन दोनों का मामला खत्म करके कुल मिला के हरा देता है, दोनों को हरा देता है और समझौता हो जाता है। तो ये तो हो गया अलाउद्दीन का दक्षिण भारत का अभियान, ठीक है। सर लाइन से है, जो भी जहां पे समस्या होगी आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा तिबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये रहा अलाउद्दीन का दक्षिण भारत का अभियान। उत्तर भारत का अभियान मैंने बता दिया। बाकी छोटे मोटे युद्ध चलते रहते हैं, मंगोलों से युद्ध चलता रहता है। अलाउद्दीन की शक्ति का केंद्रीकरण हो चुका है, अस्थाई सेना उसने रख ली है कर के रूप में। हाँ, अलाउद्दीन सल्तनत का पहला सुल्तान है जो कितना टैक्स लेता है? 1/2, यानी कि 50%। भू राजस्व की दर कितनी है? 50%। भू राजस्व की दर कितनी है? 50%, जिसको 1/2 भी बोल सकते हैं। यानी अगर 2 रुपया है तो 1 रुपया अलाउद्दीन ले रहा है। बाकी जजिया, जकात, ये सब चल रहा है। जजिया जानते ही हैं, गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है, यानी हिंदुओं से। जकात क्या है? मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। ये जब मैं प्रशासन पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा, मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है, ठीक है। तो इस तरह से अलाउद्दीन कर की भी व्यवस्था को सुदृढ़ करता है, नए नए प्रकार के कर लगाता है, क्योंकि राजकोष में वृद्धि हो सके और सरकार मजबूत रह सके। एक जो अस्थाई सेना का उसने निर्माण किया है। भू राजस्व जो वो टैक्स लेता है वो नगद भी लेता है और अनाज भी लेता है। ऐसा नहीं सिर्फ अनाज ही लेता है। हाँ, बाद में जब वो बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित करता है तो अनाज थोड़ा सा वो ज्यादा लेता है, लेकिन नगद भी लेता है, अनाज भी जिसकी जैसी इच्छा हो वो ले सकता है। तो ये हो गया कुल मिला के आपका अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली, जो 4 बाजार में बटी रहती है।
बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि वो पूरे साम्राज्य में था, लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता। हाँ, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में था, और वो सफलतापूर्वक चलती है जब तक अलाउद्दीन जिंदा रहता है। अलाउद्दीन फिर 1316 में खत्म हो जाता है, जनवरी 1316 में खत्म हो जाता है, और फिर उसके बाद शासक बनता है कौन? शासक बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बनता है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ऐसे कुछ नाम करके है, मुबारक खिलजी ही नाम करके है ऐसे। 1316 से 1320 तक मुबारक खिलजी है, ठीक है। नाम में थोड़ा सा इन लोगों के नाम में इतना कंफ्यूजन हो जाता है। ये मोटा मोटा आप मान लीजिए कि इसके साथ में सिर्फ एक ही चीज है कि ये क्या करता है, ये स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है, स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है, ठीक है, घोषित कर देता है। ये इससे संबंधित बात है। बाद में 1320 में तुगलक वंश आ जाएगा, जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। इससे संबंधित 1316 से 20 में थोड़ा सा इसका नाम मुबारक खिलजी ही है, 100% है, क्योंकि मुझे ध्यान आ गया मुबारक खिलजी है। और इसके लिए कहा जाता है कि ये कभी कभी दरबार में जो है निर्वस्त्र दौड़ जाता था, ठीक है, कभी कभी स्त्रियों का वेश धारण करके जाता था। तो अगर प्रश्न आए कि कौन सा ऐसा शासक है जो कभी कभी स्त्रियों का वेश भी धारण करके जाता था, तो वो मुबारक खिलजी है। या कहीं कभी कभी नग्न ही अपने दरबार में दौड़ जाता था। तो ये कई सारे शासक हुए, लेकिन ये सबसे ज्यादा करता था, ठीक है। तो मुबारक खिलजी है, ये नाम आप याद कर लीजिए। और इसके साथ में सबसे बड़ा क्या है कि इसने खलीफा की मान्यता को स्वीकार नहीं किया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था, ठीक है। बाद में 1320 में इसकी हत्या कर दी जाती है, और गयासुद्दीन तुगलक जो रहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक नाम है, जो इसको मार के सत्ता को हथिया लेते हैं, और 1320 से फिर तुगलक वंश की शुरुआत हो जाती है। तो ये रहा साथियों आज का अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण प्रणाली, कीमत नियंत्रण प्रणाली, या जो भी आर्थिक व्यवस्था कह सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर नहीं समझ में, हालांकि इसमें समझने के लायक कुछ ऐसा बहुत नहीं है। कीमतों का नियंत्रण कर देता है, पहली बार सब कर रहा है अलाउद्दीन, इसीलिए ये व्यवस्था विशेष हो जाती है, क्योंकि अलाउद्दीन के बाद फिर कोई इस तरह से कर नहीं पाया। जिस अच्छे तरीके से और जिस शासन के तरीके से अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को चलाया, वो अद्भुत है अपने समय के अनुसार, ठीक है। तो ये रहा साथियों आज का लेक्चर कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे इतिहास का पीजीटी का कोई लड़का हो, टीजीटी का लड़का हो, ठीक है, जीएस से संबंधित कैसा भी एग्जाम हो, सभी कंपटीटर के लिए है, टेट से लेके पीसीएस तक सभी के कंपटीटर के लिए है, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।